तो साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार और इस वक्त मैं हूं अशोक नगर। और आज एक ऐसे शख्स से मैं मुलाकात करवाने वाला हूं जो कि बहुजनों के लिए दिन रात कार्य करते हैं और बहुजनों के लिए वो समर्पित हैं। सिर्फ बहुजनों के कार्य के लिए वो कहीं भी वो जाने और आने और जाने के लिए सक्षम रहते हैं। और जैसे कि मैं बता देना चाहता हूं उनके योगदान के दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूं उनका नाम जो है वो पुष्पांकर देव है, जो अभी तत्काल में राष्ट्रीय महासचिव मिशन जय भीम में हैं। अभी उनके बारे में कुछ मैं बताने से पहले मैं दिखा देना चाहता हूं कि अभी मैं उनके आवास पर आया हूं और आवास पर ये दिखा देना चाहता हूँ कितना सिंपल तरीके से उनका जो रहन सहन है, जैसा मैंने सोचा था उससे कहीं जो मैंने सोचा था कि शायद उनका जो ओहदा है जिस प्रकार से मिशन जय भीम में शायद उनका जो आलीशान तरीके से लग्जरियस उनका जीवन होगा और उस तरीके से उनका रहन सहन होगा, मगर जो सिंपलिटी मैं दिखा देना चाहता हूँ वो वीडियो के माध्यम से कि किस प्रकार से जो इतने बड़े व्यक्ति, जो इतने बड़े सोच के जो व्यक्ति है, कैसे मतलब कि अपने आप को इतने सिंपल जगह, इतने सिंपल वातावरण में वो रहना पसंद करता है। जैसे कि मैं दिखा देना चाहता हूँ, अंदर मैं प्रवेश कर रहा हूँ गेट से और गेट से प्रवेश करते ही मैं दर्शकों को ये दिखा देना चाहता हूँ तस्वीरों के माध्यम से ये जो लिटरेचर है, बहुजन लिटरेचर, जहाँ उनका दैनिक मतलब उठना बैठना सब कुछ होता है। शायद यहाँ पे सोते भी होंगे और यहाँ पे विभिन्न संग्रह भी आपको बहुजनों को दिखाई देगा, जिसमें राजधर्म और अम्बेडकरी होने का अर्थ और बौद्ध संस्कार और डॉक्टर अम्बेडकर जीवन दर्शन, मूल निवासी संघ और भारत रत्न से विश्व विभूति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मगध नरेश, तमाम ऐसे जो बहुजन महापुरुष रहे उनके लिटरेचर आपको दिखाई देने को मिलेगा। बाकी मैं पुष्पांकर जी के बारे में बता देना चाहता हूँ। हालांकि उनके बारे में मैं अगर बताऊँ तो शायद बहुत समय लग जाएगा, मगर मैं शॉर्ट में मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि पुष्पांकर जी एक टीचर से रिटायर हुए हैं और वो अगर क्वालिफ़िकेशन की मैं बात करूँ तो BA, BPEd, MPEd, LLB, MA हिस्ट्री से। और बहुजन मूवमेंट की मैं बात करूं तो उनके जीवन में जो बदलाव आया है बहुजनों के प्रति वो 1978 में मानवा जी से पहला जो कैडर अटेंड किया था कल्लूपुरा अंबेडकर भवन में, वो 1978 में गाज़ियाबाद में, उनके ही माध्यम से ही, मानवर जी के माध्यम से ही वो बहुजनों के हित में काम करने लगे। वहाँ से परिवर्तन होता है। उसके बाद 1980 से, लगभग 1980 से वो निकल पड़ते हैं अपने घर से, बहुजनों के लिए, उनके उत्थान के लिए वो काम करने में लग जाते हैं। और मैं बात बताऊं तो 98 में शिक्षा विभाग में दिल्ली में अध्यापक के तौर पर जो अध्यापक के पद पर रहे और साथ ही साथ पार्टी में भी वो काम करते रहे, BSP पार्टी के लिए वो काम करते रहे, क्योंकि मानवा काशीराम जी ने उस समय BSP पार्टी का जो है 84 में उन्होंने संगठन बना लिया था BSP पार्टी का। और नौकरी के दौरान भी मतलब कि वो मिशन मूवमेंट से जुड़े रहे। उसके बाद नौकरी के साथ साथ में एशिया में सरकारी कर्मचारी को सबसे बड़ी मतलब कि एक सबसे बड़ी एसोसिएशन मानी जाती है, उसमें GSTA गवर्नमेंट स्कूल टीचर एसोसिएशन में 2002 से 14 तक वो 12 वर्षों तक शिक्षक की सेवा की उन्होंने। और दिल्ली में कैपिटल कोऑपरेशन सोसाइटी में पीतमपुरा, जहाँ पे इसका ऑफिस पड़ता है, लगभग 24,000 कर्मचारी सदस्य उससे जुड़े हुए हैं। उसमें भी वो डायरेक्टर के पद पर रहे, वाइस प्रेसिडेंट रहे। और वर्तमान में पता ही है कि तथागत मिशन जय भीम के वो नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी हैं वो। और तथागत बुद्ध द्वारा दी गई विपसना उसके द्वितीय शिविर जिन्हें मतलब SN गोयलका ने के द्वारा संचालित किया जाता है, वो विभिन्न राज्यों में चलाया जाता है। तो ये उपाधियां रही हैं जो कि बहुत ही, अगर और भी मैं बात करूं तो बहुत सारी ऐसी उपाधियां जो कि उनके नाम पर हैं। अभी मैं मिलवाने वाला हूं, उनसे हम बात करेंगे आज की
खासकर जो बहुजनों की जो राजनीति है, राजनीति के ऊपर हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी महापंचायत की जो परिसर माना जाता है वो देश का वो है लोकसभा, राज्यसभा यानी संसद। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से आज पूरे देश में झकझोर देने वाली बात आ रही है कि एक बीजेपी के नेता एक मुसलमान के सांसद मुसलमान होते हैं, दानिश अली जी मुस्लिम कम्युनिटी से, उनको बोल जाते हैं आतंकवादी। यानी कहें तो सबसे बड़ी जो गाली होती है वो आतंकवादी की, कि देश में रह करके, और वो भी दोनों लोग नेशनल राष्ट्रीयता इस भारत देश की, और एक व्यक्ति अगर लांछन लगाता है तो उस दूसरे व्यक्ति के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो सारे चीज़ों पे हम बात करेंगे। और जो हम डायरेक्ट अब चलते हैं, पुष्पांकर जी हमारे बीच में बन चुके हैं। तो साथियों, दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूँ, जिसका बेसब्री से इंतजार था वो हमारे सामने बैठे हुए हैं। जो अध्यापक हैं पुष्पांकर देव जी, और उनकी वाइफ वो भी मीना रानी जी, जो कि वाइस प्रिंसिपल से रिटायर्ड हुई हैं, और आप भी रिटायर्ड हुए हैं, एक अच्छे टीचर। और अभी दोनों लोग मिलकर के बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे सर आपके बारे में? जो सुना था, जो मैंने हिसाब बना रखा था, जो मेरे मन में था कि आप एक बहुत बड़े मतलब आलीशान या लग्जरियस ज़िंदगी जी रहे होंगे, मगर मैंने यहाँ पे जाकर देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला। जो मेरी सोच थी उससे बिल्कुल बहुत ही मतलब ऐसे आपके जो जीवन है, क्या कहना चाहिए? नमो बुद्धाय, जय भीम सभी को। आज संतोष जी अचानक हमारे आवास पर आ गए, बड़ा अच्छा लगा, और इन्होंने जैसा देखा वैसा बताया। और हम तो मिशन मूवमेंट के लोग हैं, मिशन के लिए काम करते हैं बाबा साहब के। हमारी तो इच्छा है ही नहीं कि हम लोगों को बहुत मोटे मोटे गद्दे का सोने की व्यवस्था हो, या खाने में हमें बहुत अच्छे अच्छे जो है व्यंजन मिलें ना। हमारे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि कहीं भी जगह मिल जाए 2-3 फुट जिसमें लेट जाए, और खाने की बात है तो समय पे खाना मिल जाए, रोटी मिल जाए, सूखी मिल जाए, चना मिल जाए, वो भी सफिशेंट है। क्योंकि जो आज तक मरा है ना, ज़्यादा खा के मरा, कम खा के कोई नहीं मरा। तो ये हमें मालूम है कि कम खा के हम मरेंगे नहीं, इसलिए ज़्यादा की इच्छा रखते नहीं। सर, क्या देख रहे हैं कि आजकल की जो परिस्थिति है, जो भूचाल सा आ गया है, देश की राजनीति की बात कर रहे हैं, आर्थिक व्यवस्था की बात करें, कहीं भी जाए, अगर हम एक छोटे से पंचायत की बात करते थे कि वहाँ पर लड़ाई झगड़ा तो होता है, फिर समझौता भी हो जाता है, मगर बड़े बड़े पंचायत घर, संसद जैसे परिसर में एक दूसरे को गाली गलौज दे दी जाती है, या वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सर, इस पर क्या आपका विचार है? अभी मैंने जो संसद में जो घटना घटित हुई है, जो रमेश बिदुड़ी ने जो दानिश अली जी के साथ जो किया है, वो अच्छा नहीं किया। हम तो पूरे देश में यदि कोई आदमी गलत बोलता है, अनैतिक भाषा का इस्तेमाल करता है, तो सभी लोग कहते हैं ये पार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं है, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। और पार्लियामेंट में ही, पार्लियामेंट के फ्लोर पर ही, पार्लियामेंट के सदस्य के द्वारा, पार्लियामेंट के दूसरे सदस्य के लिए, एक सांसद दूसरे सांसद के लिए, संसद में ही और सभापति के सामने इस तरह की भाषा इस्तेमाल की जिसे मैं बोल नहीं सकता। मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती कि मैं उन शब्दों को भी दोहरा सकूं। वो मेरे शब्द नहीं है, वो रमेश बिदुड़ जी के शब्द हैं जो उन्होंने दानिश जी के लिए बोले, लेकिन मैं उनको दोबारा से रिपीट करूं, वो मेरी नैतिकता मुझे अलाउ नहीं करते। लेकिन उससे बड़ा दुख हुआ कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह एक वर्ग दूसरे वर्ग के खिलाफ इस तरह की नफरत लेके घूम रहा है। अरे भाई, किसी ने कुछ कहा है, कोई बात नहीं, आराम से आप अपनी भी बात रख दें। और जब पार्लियामेंट में इस तरह की बातें होंगी तो ये तो पूरे राष्ट्र के लिए मैसेज दिया जा रहा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे राष्ट्र को मैसेज दिया जा रहा है, अपने फॉलोअर्स को मैसेज दे रहे हैं कि आप भी देश में इनके साथ ऐसी करिए। जो भाजपा को नहीं मानते हैं, जो भाजपा में विश्वास नहीं करते हैं, जो गैर भाजपाई हैं, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या मजहब के हों, उनके साथ आप भी ऐसा ही व्यवहार करें। और उसके बाद उनको राजस्थान का प्रभारी बनाकर, रमेश बिदुड़ को राजस्थान का प्रभारी बनाकर और ये सिद्ध कर दिया है कि जो भी जितनी बड़ी बदतमीजी करेगा, भारतीय जनता पार्टी उसको उतने बड़े पद पर लाने की तैयारी करेगी, उतने ऊंचे पद पर रखेगा। नहीं, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कुछ जो बड़ा जो सरगना जिसे हम बोल सकते हैं, बीजेपी पार्टी के साथ में और भी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं? क्योंकि एक व्यक्ति का ऐसा बोल हो ही नहीं सकता। नहीं, ये जो बिदुड़ी जी उससे पहले भी बहुजनों के मंच पे भी आते हैं और अच्छी भाषाएं, मतलब कि भी पहले मतलब कि किसी उसमें विवाद में नहीं रहे, मगर अचानक से ऐसा बोल देना
और वो भी ऐसे पार्टी के कैंडिडेट को जो कि शुरू से मतलब बहुजनों के हित के बारे में सोचती है, काम भी करती है। बीएसपी पार्टी के दानिश अली जी को ऐसे बोलना, मतलब एक टारगेट करना, तो क्या लगता है इसके पीछे कुछ कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सरगना काम कर रहा है? विदोड़ी तक यही सीमित नहीं है। ये 2014 में जब चुनाव हुआ उस वक्त भी हिंदू मुस्लिम पे चुनाव हुआ, कब्रिस्तान शमशान पे चुनाव हुआ, पाकिस्तान हिंदुस्तान पे चुनाव हुआ। 2019 का चुनाव थोड़ा इनको कमज़ोर नज़र आया तो पुलवामा पे चुनाव हुआ। पुलवामा का खुलासा जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर थे उन्होंने कर दिया, मलिक साहब ने। उसके बाद अब 24 का चुनाव है, तो अब 24 के चुनाव में कोई दूसरी चीज़ को ढूंढ रहे हैं। तो ये जो है ये पार्टी की समय समय पर जो रणनीति बदलती है, मैं समझ रहा हूँ ये उसी का हिस्सा है, जिसके तहत इन्होंने अपने लोगों को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि आप पुनः हिंदू मुस्लिम, कब्रिस्तान शमशान, इस पर चर्चा शुरू करें और इस देश में हिंदू एकीकरण की बात करें, ताकि लोग हिंदू जो पोलराइज हो जाएं। और ये जो इंडिया का जो गठबंधन बना है, इससे दुखी होकर ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अब देश समझ चुका है। ऐसा नहीं कि जो इंडिया में लोग हैं वही समझें, नहीं, जो इंडिया के बाहर भी लोग हैं वो भी समझ चुके हैं। क्योंकि बहुत सारे जो वोट हैं जो ना इंडिया की तरफ हैं ना एनडीए की तरफ हैं, कुछ न्यूट्रल हैं। लेकिन वक्त आने पर वो भी जो हैं वो सही निर्णय लेंगे और इस देश में जो ये धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ये जो वैमनस्य से फैलाया जा रहा है उसको समाप्त करने में पूरा सहयोग करेंगे और इनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। इन्होंने क्या किया, इस संविधान के पीछे पड़ गए। अरे संविधान तो ऐसे एक महान व्यक्ति ने लिखा था, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, जिसने दुनिया के तमाम संविधानों को पहले पढ़ा और उनको पढ़ने के बाद उनसे अच्छी अच्छी चीज़ों को निकाला, संग्रहित किया, फिर भारत के संविधान में उसको जोड़ा। एक भी क्लॉज ऐसी नहीं जो मानवता के खिलाफ हो, सब मानवता के हित के लिए रखा। बाबा साहब ने पूरे जिंदगी, जब से बचपन से लेकर जब पढ़ के विदेश से भी आ गए, जब वो बड़ौदा के राजा, जब वो वहाँ बड़ौदा में सियाजीराव गायकवाड़ जी के यहाँ आ गए, तो यहाँ उनको डिफेंस सेक्रेटरी के पद पर रखा गया। तो यहाँ पे इतने बड़े पद पर आने के बावजूद भी, सेक्रेटरी डिफेंस बनने के बावजूद भी, उन्होंने जातिगत जो द्वेष भावना थी उसको फेस किया। उनसे मकान खाली करा लिया गया, जो सराय में वो रहते थे, एक सराय थी पारसी समाज की, तो वहाँ भी जो है घृणित मानसिकता के लोग आए और उन्होंने आकर उनसे वो मकान खाली करा लिया और उनको कहा चले जाओ नहीं तो जान से मार देंगे। बाबा साहब ने तुरंत उसको छोड़ दिया और आके एक पार्क में बैठ गए। सारी ट्रेन, क्योंकि अगले दिन सुबह थी, सारी रात उन्होंने उस पेड़ के नीचे बैठ के गुजारी। बाबा साहब रोए। उन्होंने संकल्प लिया कि मेरा जो बाकी का जो जीवन है, मैं तमाम जितने भी ट्रोडन एंड डाउन, दलित, पिछड़े, दबे कुचले जो लोग हैं, जो अधिकारों से वंचित हैं, मैं उन लोगों को उनके अधिकार दिला के रहूँगा और जीवन में कभी नौकरी नहीं करूँगा। तो बाबा साहब ने उन सबको अधिकार दिलाने के लिए जो इस देश के मुख्य लोग हैं, जिनके ऊपर कर्णधार है, सड़क वो बनाते हैं, मकान वो बनाते हैं, नहर वो खोदते हैं, खेती वो करते हैं और 50 काम वो करते हैं, हर काम में जिनकी भूमिका है, उन लोगों को यदि अधिकार नहीं होता तो फिर देश का अर्थ क्या होता। तो उन्होंने उनको अधिकार दिया। इस देश की आधी आबादी महिलाओं को उन्होंने वोट का अधिकार दिया, उन्हें राजनीति में आने का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, संपत्ति रखने का अधिकार दिया। इवन यदि हस्बैंड उनका क्रूर है तो उसको छोड़ सकती हैं, उनको छोड़ने का अधिकार दिया, पुनर्विवाह का अधिकार दिया। तो उन्होंने तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें रखी। तो बाबा साहब ने संविधान को बड़ा अच्छे से सोच के, संभल के, और दूसरे जो 2 देश हैं, दुनिया के जो बड़े देश हैं, वो भी आज उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज मानते हैं, उन्हें जो है ज्ञान का प्रतीक मानते हैं। अपने देशों में उन्होंने जो है उनके लिए सम्मान दिया है। कई कंट्री तो कहते हैं कि आज बाबा साहब हमारे यहाँ पे पैदा होते तो हम आज बाबा साहब को हमारे राष्ट्रपिता के रूप में होते। और यहाँ हमारे देश में बाबा साहब की मूर्तियों को जगह जगह तोड़ा जाता है और अब तो बाबा साहब के संविधान के बदलने की बात चल रही है। सर, संविधान के बारे में बार बार तो उंगलियां उठ रही हैं। वो तो ये कहते हैं कि ये तो विदेशी संग्रह है, ये तो विदेशों से लिया गया, ये संविधान बनाया गया है। विभिन्न विदेशों के मतलब कि इसमें वहाँ के कानून के बारे में इसमें संविधान में लिखा होता है। हमारे देश के तो है ही नहीं है ये संविधान। वो तो इस बात का दावा करते हैं क्यों ना हमारे देश का संविधान होना चाहिए, इसलिए वो मनुस्मृति का जो ग्रंथ है उसको शामिल करना चाहते हैं उसमें। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं, नहीं, इसे तो विदेशी बता रहे हैं ना। मैं उसी पे बताना चाहता हूँ। देखिए, आज जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तमाम जो देश हैं ना, ये भी सब जो हैं ये दूर नहीं है। और उस वक्त जो बाबा साहब ने तमाम संविधानों को, दूसरे देशों के संविधानों को भी पढ़कर उसमें से जो अच्छाइयाँ निकाल के, अच्छी अच्छी चीज़ों को संग्रह करके जो उन्होंने तैयार किया था, बाबा साहब ने जो संविधान तैयार किया, वो ऐसा नहीं कि उन्होंने तैयार किया जाके ऐसे सौंप दिया।
बाबा साहब ने उसको पहले तैयार किया, उस पर रिवीजन हुआ है, उसकी कमेटी बनी है, उसको बाकायदा उसमें अप्रूव हुआ है, तब जब संविधान सभा ने उसको अप्रूव किया है तब जाके उसको लागू किया गया है। ऐसा नहीं है, ये तो कुछ कोई भी किसी के बारे में कुछ भी कह सकता है, लेकिन जिनकी मानसिकता ये कि हमें कहना ही गलत है तो उसको आप कैसे बदल सकते हैं। लेकिन आज जो देश का संविधान है वो अपने आप में संपूर्ण है। और देखिए, जब तक ये देश में संविधान है, ये देश तब तक ही यहाँ पे लोकतंत्र है। जिस दिन ये लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, यदि संविधान नहीं रहेगा तो, और ये लोग इस देश से लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं, यहाँ पे जो है पूंजीवाद लाना चाहते हैं। जब पूंजीवाद आएगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, जब लोकतंत्र खत्म हो जाएगा तो आम आदमी जो सरकार बनाता है उसकी जो हैसियत है वो मात्र एक गुलाम की तरह रह जाएगी। इसलिए इस देश के तमाम 85-88 जो मैं तो कहता हूँ 98-97% लोगों को यदि आज वो जिंदा है तो इस संविधान की वजह से है। ये कुछ लोग हैं, कुछ शरारती तत्व हैं जिनके दिमाग में इस तरह की हर शरारत आ रही है और बाकी लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। कुछ लोगों ने धर्म का चश्मा चढ़ा रखा है। जब ये चश्मा उतर के देखेंगे ना, और उस संविधान ना होने से वही लोग जो आज शोर मचा रहे हैं वही प्रभावित होंगे और वो गुलाम बन जाएंगे इस देश में, जैसे आज से 5,000 साल पहले इस देश में मनुस्मृति का शासन था। लोग बाग दिन में दलित समाज के लोग, शूद्र समाज के लोग अपने घर से दोपहरी में निकलने का उनको आदेश था, सुबह शाम में घर से नहीं निकल सकते थे। वो कहीं थूक ना दें, कभी किसी का दूसरे आदमी का पैर ना पड़ जाए, दूसरे वर्ण का, वो अपवित्र ना हो जाए, तो हांडी गले में रखनी पड़ती थी। जो पैदल चलते थे, पैर में जूता भी नहीं होता था, रेत में चलते थे, कभी वो फुटप्रिंट दूसरे के जो पैर के जो निशान है दूसरे को छू ना जाए, इसलिए पीछे झाड़ बांध के रखते थे ताकि झाड़ से वो जो है वो फुटप्रिंट समाप्त होता चला जाए। संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, काम करने का अधिकार नहीं था, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। और तो और आज तो देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। 75 साल बाद भी आज घड़े से पानी पीने पे बच्चों को मार दिया जाता है, बड़ों को मार दिया जाता है, मूछ रखने पे मार दिया जाता है, मोटरसाइकिल पे चलने से मार दिया जाता है, चश्मा लगाने पे मार दिया जाता है। तो आज भी कौन सा कमी करी जा रही है? बहन बेटियों के साथ हत्या, बलात्कार, तमाम सब कुछ आज संविधान के बावजूद हो रहा है। यदि संविधान नहीं रहेगा तो फिर क्या बचेगा? कम से कम आज हमारे हित में इस देश का संविधान तो खड़ा है। तो जब तक संविधान जिंदा है तब तक देश जिंदा है, और हम संविधान के लिए हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे। हम बहुजन समाज के लोग, हम मिशन जय भीम के लोग, हमारे मिशन जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी, उन्होंने भी निर्णय किया है कि हम संविधान को बिल्कुल नहीं झुकने देंगे। बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के लिए हर कुर्बानी देने के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन संविधान को इस देश से हटने नहीं देंगे। महिलाओं को दे तो दिया 30% का आरक्षण राजनीति में, नहीं, वो तो देखिए एक राजनीतिक हथकंडा है। ये तो वोट लेने का, महिलाओं की वोट कैसे बटोरी जाए, इसका एक हथकंडा है। और यदि वास्तव में इनको देना था तो 50% करें ना। इस देश की जो आबादी है महिलाओं की 50% है, 30% क्यों दे रहे हो आप 50% दो ना, और 50% में जिस वर्ग की जितनी महिलाएं उनका आरक्षण कर दो, बात खत्म हो गई। यही तो न्याय है। अब आपने जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का दिया 10%, इसमें कहां दिया किसी का? एक ही वर्ग को दे दिया। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो लगाया हुआ था पहले इसके ऊपर एक वो लगा रखा था, एक इसकी सीमा निर्धारित कर रखी थी कि 49.5% यानी 50% से ऊपर रिजर्वेशन देश में नहीं होना चाहिए। जब 49.5% का पहले बने हुए था SC ST OBC का दे रखा था, उसके बाद अब आप ये देखिए कि 10% देके कितना हो गया, ये 59.5% हो गया। तो 50% का तो वो खत्म हो गया ना, बैरिकेटर। जो बैरिकेटर 50% का लगा रखा था, जो बंदिश लगा रखी थी, वो समाप्त हो गई। जब वो समाप्त हो गई तो 50% दो ना महिलाओं को। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मोदी जी जब चुनाव के लिए पहली बार 2014 में आए, उन्होंने कहा 15 लाख रुपए मिलेंगे। आज तक किसी को 15 पैसे मिले? नंबर झूठ। नंबर 2, उन्होंने कहा हर युवक को 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी इस साल में, किसी को मिली? फिर उन्होंने कहा कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कुछ बने? उन्होंने कहा बुलेट ट्रेन चलाएंगे, चली? फिर उन्होंने कहा कि जब चुनाव जीतने के बाद आए मूर्ख बना के लोगों का, तो आके संसद के सामने लेट गए, जब उसमें एंट्री करनी थी ना, तो आके संसद के गेट पर लेट गए, अरे धन्य हो, लंबे चौड़े बिल्कुल दंडवत प्रणाम, और उसी संसद को समाप्त करने का काम किया। फिर उन्होंने स्वच्छता अभियान चलाया। स्वच्छता अभियान जब चलाया तो SC ST का रिजर्वेशन समाप्त कर दिया, और जो गवर्नमेंट सर्वेंट जो नौकरी पर लग रहे थे उनकी पेंशन वेंशन सब समाप्त कर दी। जो वन रैंक वन पोस्ट, वो भी जो है सब, जो उनकी जो उसका पेंशन का मामला था, उस सबको भी फट्टे लगा दिया। अब इन्होंने महिलाएं बची हैं। अब महिलाएं इन्होंने अपने मणिपुर में उनके साथ खूब अन्याय अत्याचार कर लिए, खूब उनके साथ हत्या बलात्कार कर ली, खूब नंगा करके परेड कर दिया। अब इन्होंने क्या किया है, अब 50% के और नया काम जोड़ दिया। अब महिला बच रही है, महिलाओं का नंबर है। नहीं, आपको लगता है कि मतलब बीजेपी कुछ काम नहीं कर रही है देश में, मगर वहीं पे दूसरी तरफ हम जनता की राय बताएं तो वो तो जनता वो कह रही है कि 4-5 किलो हमें राशन मिल जाते हैं महीने में, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, जो 4-5 किलो मोदी जी जो राशन बंटवा रहे हैं महीने में,
देखिए, गरीब लोगों को देना चाहिए, ये सरकार का काम है। उसमें मनरेगा भी है, ये भी जो लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, बहुत उसके नीचे हैं, लेकिन क्या उनको रोजगार नहीं देना चाहिए? क्या अपॉर्चुनिटी उनको ढूंढ के नहीं देनी चाहिए कि आप ये काम कीजिए? यदि हम अपने लोगों को काम में लगाएंगे तो हम उनको आश्रित क्यों रखें? लेकिन इनकी मिल ही रहा है, जब बैठे बैठे सोए आपको खाने को मिल रहा है घर में बैठे बैठे, तो नौकरी करने की क्या जरूरत है? नहीं, वो एक्चुअली वो फ्री में खाने के उनका मन नहीं है, लेकिन मजबूरी है कि वो जो हैं वो साधनहीन लोग हैं, उनके पास में अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, यदि उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो काम करना चाहते हैं। हमारे देश का हर आदमी बहुत मेहनती है, उन्हें तो निकम्मा बनाती है तो सरकार बनाती है। और यदि उन्हें अवसर मिलता है, आपने देखा चंद्रयान पे भेजने की जब वक्त आया, जब सैटेलाइट गया ऊपर, अभी चंद्रयान गया ना चंद्रमा पे, तो हमारे लोगों को मौका मिला तो गए ना। हमारे लोगों को जिस क्षेत्र में मौका मिला वो काम करते हैं, अपना एक नया कीर्तिमान। लेकिन उनको हम लोग को अप्रिशिएट तो करें, हम उनको आगे बढ़ाएं तो सही, हम उनको सुविधा तो दें, हम बेसिक तो मुहैया कराएं, हम बुनियादी चीज़ें उनको मुहैया नहीं करा पाते। वो तो दिया दिखा कर अगरबत्तियों का जान है, जो कि मतलब चंद्रयान पे पहुंचे, वो कहते हैं कि हमने तो धुआं लगाया था और चंद्रयान पे मतलब पहुंचे। नहीं, मैं कह रहा हूँ, ये देखो, यदि किसी को इतना कहने से यदि सुकून मिलता है तो कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, खुश रहने दो, हमें उसके बारे में कुछ नहीं कहना। लेकिन ये तो सब दुनिया देखती है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। गूगल पर देखो ना, गूगल पर धूप लगाई है कि अगरबत्ती लगाई तो गूगल बताएगा ना। ये तो इसरो की मेहनत है भाई। इसरो के जो वैज्ञानिक हैं बड़े बड़े अच्छे हैं, बहुत काम कर रहे हैं वो लोग। ये देश की धरोहर है भाई इसरो, जो बचाए हुए है। अच्छा, सब मिलाकर क्या कहना चाहेंगे? 2024 पास में है, काफ़ी लंबी बात हो गई, आपने मतलब कि सब कुछ सारी चीज़ें मतलब कि आपने पर्दाफाश कर दिया है। क्या लगता है कि 2024 में भूचाल आने वाला है? सच में भूचाल आने वाला है? 26 अगस्त 2023 को मिशन जय भीम का हमने स्थापना दिवस मनाया था, 26 अगस्त को शाह ऑडिटोरियम में। तब मुझसे ना मीडिया वालों ने, आप सब भाइयों ने पूछा था, सोशल मीडिया वालों ने, कि पुष्पांकर जी ये बताओ कि अभी क्या होने वाला है आगे। मैंने कहा था ये 26 अगस्त की बात बता रहा हूँ, मैं कहा अगले 2 महीने में भाजपा में भगदड़ शुरू हो जाएगी देश के अंदर, जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ भगदड़ शुरू हो जाएगी। तो अभी क्योंकि प्रदेश के चुनाव चल रहे हैं, आप देख लो मध्य प्रदेश में क्या हाल है, आप देख लो आपके राजस्थान में क्या हाल है, छत्तीसगढ़ में पैर रखने को जगह नहीं मिल रहा, तेलंगाना में कोई इनको पूछ नहीं रहा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें भगदड़ शुरू हो जाएगी। और जैसे ही लोकसभा का चुनाव आएगा, अब तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, अब तो भाजपा में अच्छे दिन आ गए। नहीं, अच्छे दिन का मतलब अब जो प्रसाद मिल रहा है चप्पलों वाला, हाँ, उसका अच्छा दिन बता रहे हैं? कौन सा वाला अच्छा दिन? नहीं, मैं तो अच्छा दिन ये बता रहा हूँ, जो कैबिनेट मिनिस्टर है सेंटर में, उनको विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ रहा है, तो ये अच्छे दिन तो है नहीं। तो अब तो अच्छे दिन आ गए, पहले तो जनता के लिए थे, अब तो कैबिनेट मिनिस्टरों के लिए भी अच्छे दिन आ गए, चेहरा कौन होगा सांसदों के लिए। अभी तक किसी ने भी मतलब ज्ञात नहीं कर पाया कि जो प्रधानमंत्री का जो चेहरा है, हाँ, है ना, वो कांग्रेस की तरफ से कौन हो सकता है, मतलब इंडिया की तरफ से कौन होगा। देखो, मैं इसके लिए आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि कौन होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि जब मैं 77 की बात कर रहा हूँ, इमरजेंसी के बाद की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त कांग्रेस से लोग ना दुखी होकर उन्होंने एक पार्टी बनाई थी, उसका नाम था जनता पार्टी। और जनता पार्टी में तमाम, और उसको जो पोलराइज किया था, उसको जो एक साथ संगठित किया था, वो किया था जयप्रकाश नारायण जी ने, मूवमेंट चलाया था उनके खिलाफ। और इस बार भी जो मूवमेंट चलाया ना, ये अभी भी बिहार से चला है, नीतीश जी ने चलाया है। वो देश के हर प्रदेश में गए, मुख्यमंत्रियों से संपर्क किया है जो गैर भाजपाई थे, और उनको उन्होंने जोड़ा है। इसमें एक समानता यह कि पहले भी बिहार से चला था, अब की बार भी बिहार से चला है। और पिछली बार, मैं 77 की बात बता रहा हूं, उस वक्त ये निर्णय लिया गया था कि सब पार्टियां चुनाव लड़ेंगी जनता पार्टी के बैनर के नीचे, और जीत लो पहले, प्रधानमंत्री तो बाद में तय कर लेंगे। और उसके बाद जीतने के बाद एक मीटिंग हुई, और मीटिंग में बड़े आराम से, इत्मीनान के साथ, आराम से मोरारजी देसाई को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया था। तो इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, देश कहीं नहीं जा रहा, नेता कहीं नहीं जा रहे, जनता कहीं नहीं जा रही, प्रधानमंत्री का पद भी कहीं नहीं जा रहा, ये भी सब यहीं रहने हैं, ये तो संवैधानिक है। तो जैसे एक तरह कहीं न कहीं विचारधारा तो ये तो हो रहा है ना कि इस बार का जो होगा प्रधानमंत्री, वो दलित चेहरा होना चाहिए। ये नहीं, अब देखो, जब चुनाव होगा, चुनाव में लोग जीत के आएंगे, और लोगों का मन भी है कि इस बार दलित चेहरा हो, इस बार दलित चेहरा हो, और जिसकी पार्टी के ज्यादा जीत के आएंगे, तो उस पार्टी में जो दलित चेहरा होगा निश्चित बनेगा। और मैं तो ये समझ रहा हूँ कि कांग्रेस जो है, बहुत सारे राज्यों में सरकार भी है उनकी सरकार, आपका हिमाचल में है,
आपका हरियाणा में है, खड़गे जी कर्नाटक का है। तो खड़गे जी क्योंकि सीनियर भी हैं, जिम्मेदार व्यक्ति भी वहीं हैं, दूसरी तरफ नीतीश जी भी दावा कर रहे हैं कहते और हैं वो भी लड़ते नहीं वो आपस में कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो इतनी बड़ी बात नहीं है, वो उन सब में अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे के लिए। मगर कहीं ना कहीं ये फिर ये भी मुझे लग रहा है खड़गे जी को सब लोग चाहेंगे। बहन जी को भी लाना चाह रहे हैं ना, बहन जी को भी निमंत्रण भेजा है। हाँ खड़गे जी क्योंकि वो बहन जी से भी उम्र में ज़्यादा हैं, तो अच्छी बात है, बहन जी भी आएंगी, वो भी हमारे समाज को रिप्रेजेंट करती हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं। और आप ये मान के चलिएगा जब वक्त आएगा वो सब एडजस्ट कर लेंगे। और यदि दलित चेहरे की बात है तो दलित चेहरे भी हमारे पास कई हैं, ओबीसी में भी कई चेहरे हैं, वो सब हो जाएगा, इतनी बड़ी बात नहीं है। और खड़गे जी तो एप्रोप्रिएट आदमी है, इसमें बिल्कुल वाजिब हैं, और यदि उन्हें मौका मिलेगा तो वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। चलिए चलते चलते क्या बहुजनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अंत में इस देश के तमाम सभी SC ST OBC माइनॉरिटी और देश प्रेमियों से मेरा एक संदेश है कि वो इस बार ना किसी की जात को देखें, ना धर्म को देखें, ना क्षेत्र को देखें, वो सिर्फ इस देश के संविधान को देखें, बाबा साहब के संविधान को। यदि संविधान जिंदा है तो डॉक्टर अम्बेडकर जिंदा है, और डॉक्टर अम्बेडकर जिंदा है तो संविधान, डॉक्टर अम्बेडकर जिंदा है तो हम जिंदा हैं, देश जिंदा है। देश को जिंदा रखना है तो संविधान को जिंदा रखना है, और संविधान के लिए हमको अपनी वोट उन लोगों को देनी है जो संविधान की बात करें, जो संविधान बदलने की बात करें, उन्हें वोट ना दें। नमो बुद्धाय, जय भीम। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।